अंडरग्राउंड गोल्डन ट्रक रिस्टोरेशन। सुंदर की बीवी रीमा बहुत ही मतलबी औरत थी। वो बात बात पर झगड़ा करने लगती थी। एक दिन की बात है, रीमा सुंदर पर चिल्ला रही थी। सुनो सुंदर, मनोज तुम्हारा सौतेला भाई है। मैं उसकी नौकरानी नहीं हूँ जो मैं उसका काम करूँ। तुम उसे घर से बाहर निकाल दो, नहीं तो मैं ये घर छोड़कर चली जाऊंगी। ध्यान में रखना। मनोज और सुंदर सौतेले भाई थे। मनोज अपने भाई सुंदर को बहुत मानता था, पर सुंदर रीमा की बातों में आकर मनोज से झगड़ा करता था। रीमा के कहने पर सुंदर ने मनोज को घर से बाहर निकाल दिया। बेचारा मनोज जंगल की तरफ जाता है। रास्ते में एक चोर मनोज को रोकता है। उसे चाकू की धमकी देते हुए वो कहता है, अरे ओ, ये तुम्हारे गले की चैन और अंगूठी निकाल कर दे, नहीं तो इस चाकू से तेरा गला ही काट दूंगा। मनोज चोर के हाथ में चाकू देखकर डर जाता है, पर उसके पास चैन और अंगूठी के सिवा और कुछ नहीं था। वो उन चीजों को खोना नहीं चाहता था। वो मन ही मन सोचता है, मैं तो इन चीजों को ही बेचकर आने वाले पैसों से कोई काम करने की सोच रहा था, पर ये चोर अगर ये सब कुछ ले लेगा तो मैं क्या करूंगा। नहीं नहीं, मुझे इससे बचने के लिए कुछ करना होगा। ऐसा सोचकर मनोज गले से चैन उतारने का नाटक करता है और मौके पे ही चोर को मारने लगता है। तभी चोर का दूसरा साथी भी वहां आता है और वो पीछे से मनोज को मारने लगता है। मनोज उन दोनों का सामना नहीं कर पाता। वो दोनों मिलकर मनोज को खूब मारते हैं। उसकी चैन और अंगूठी लेकर वो वहां से भाग जाते हैं। बेचारा मनोज घायल होकर रोते रहता है कि तभी अचानक से उसके सामने तेज प्रकाश होकर एक वर्म होल बनता है। उस वर्म होल से वो देखता है तो वहां पे कुछ सीढ़ियां थी। तब मनोज सोचता है, अरे ये कैसे वर्म होल यहाँ पे खुल गया, और यहाँ पे अंदर जाने के लिए सुरंग कैसी है। क्या इस सुरंग में जाना ठीक होगा या फिर कोई खतरा होगा। उस वर्म होल में सुरंग देखकर मनोज थोड़ी देर सोचता रहता है और हिम्मत करके सीढ़ियों से वो अंडरग्राउंड में जाता है। वहां पर वो देखता है तो एक अलग ही दुनिया रहती है। चारों तरफ वहां सोना ही सोना था। बस वहां एक साधारण और पुराना सा ट्रक रहता है, जिसकी तरफ मनोज जाता है और उसे छू कर कहता है, मेरे पास तो कुछ नहीं है, बस अगर ये ट्रक मिल जाए तो मैं इसे चलाकर पैसे कमा सकता हूँ, पर यह बहुत पुराना है। इसका तो रिस्टोरेशन करना होगा, लेकिन उसके लिए पैसे भी तो चाहिए। मनोज ऐसा सोचते हुए वहां खड़ा रहता है कि तभी अचानक वहां उसके सामने एक दानव प्रकट होता है और वो कहता है, मेरे पूरे जीवन में बस तुम ही एक ऐसे आदमी हो जिसने इस सोने का कोई लालच नहीं किया। मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। तुम ये पुराना ट्रक लेकर जा सकते हो। वो दानव ऐसा कहकर मनोज पर बहुत खुश हो जाता है। वो अपनी जादुई शक्ति से उस पुराने ट्रक का रिस्टोरेशन कर देता है। रिस्टोरेशन करने के बाद वो पुराना ट्रक एक गोल्डन ट्रक में बदल जाता है। तब दानव वहां से गायब हो जाता है। मनोज उस गोल्डन ट्रक को लेकर सुरंग से बाहर आता है और उसी गोल्डन ट्रक को चलाकर गांव में वो पैसे कमाने लगता है। ऐसे ही एक दिन मनोज को गोल्डन ट्रक चलाते हुए रीमा देख लेती है। तब वो लालच में आकर सुंदर को लेकर मनोज के पास जाती है और कहती है, वाह वाह मनोज, सारा माल अकेले ही हड़प कर रहे हो तुम। ससुर जी ने बहुत ही अच्छा सौतेलापन दिखाया है। तुम्हें सोने से भरा ये ट्रक दिया और हमें कबाड़। पर मनोज सुन लो, मुझे इस ट्रक का आधा हिस्सा चाहिए। बेच दो इसे। भाभी, पिताजी ने कोई सौतेलापन नहीं किया। आपने ही सौतेलापन दिखाकर मुझे घर से निकाल दिया, लेकिन मैं ये ट्रक नहीं बेचूंगा। रीमा इस बात पर तो लड़ने ही लगती है। वो गुस्से से पागल हो जाती है। सुंदर भी उसका ही साथ देता है। रीमा और सुंदर दोनों ट्रक को फोड़ने की कोशिश करते हैं। तब गोल्डन ट्रक अपने आप चालू हो जाता है और गोल गोल घूमकर उन दोनों के पीछे पड़ जाता है। अरे तुम्हारा भाई तो जादू टोना भी सीख गया है। देखो ये ट्रक हमें मारने आ रहा है, तुम कुछ करते क्यों नहीं। रीमा और सुंदर दोनों दुम दबाकर वहां से भाग जाते हैं। उन दोनों की इस हालत पर मनोज पेट पकड़कर हंसने लगता है। गोल्डन ट्रक उन दोनों को उस गांव से ही बाहर निकाल देता है। अब वो दोनों गोल्डन ट्रक की डर की वजह से वो गांव ही छोड़ देते हैं और मनोज गोल्डन ट्रक चलाकर अपना अच्छे से गुजारा करता है। 3 मैजिकल ट्रैक्टर। सुमित अपने परिवार के साथ गांव-गांव घूमकर खेल दिखाता था। उसका कहीं पर भी कोई ठिकाना नहीं था। एक बार सुमित सीतापुर नाम के गांव में आता है। वो सारे गांव के बाहर के तालाब के पास पहुंचते हैं। तब उसकी बीवी उससे कहती है, अजी,
मुन्ना को भूख लग रही है। ऐसी हालत में हम कोई भी खेल नहीं दिखा सकते। क्या आप पहले खाने का इंतजाम कर सकते हो? ठीक है मीरा, देखता हूँ कि इस गांव के लोग कैसे हैं और क्या हमें ये खाना दे सकते भी है या नहीं। तुम दोनों यहीं पर मेरा इंतजार करना। ऐसा कहकर सुमित गांव में जाता है और एक घर में जाकर खाने के बारे में पूछता है। तब उस घर की एक औरत बाहर आकर कहती है, अरे इतने हट्टे खट्टे इंसान होकर भीख मांगते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? कोई काम क्यों नहीं करते? अरे ऐसी कोई बात नहीं है दीदी, दरअसल मेरा बेटा भूखा है, बस उसके लिए मैं खाना मांग रहा हूँ। हम इस गांव में नए हैं दीदी, मैं एक मदारी हूँ जो खेल दिखाकर पैसे कमाता हूँ। ये लो, फिर तो तुम जैसे को गांव से दूर ही रखना होगा। बेटा भूखा है ये सब तो बहाना रहता है। तुम जैसे लोग खेल दिखाने के बहाने चोरी कर लेते हो, मुझे सब पता है। चलो निकलो मेरे घर से, कोई खाना नहीं है यहाँ पे। वो औरत ऐसा कहकर सुमित को भगा देती है। दरअसल उस गांव में कोई भी सुमित पर विश्वास नहीं कर रहा था। हर कोई उसे खाना देने से मना कर रहा था। उधर मीरा और मुन्ना सुमित की राह देखते रहते हैं। तब सुमित वहां आकर कहता है, अरे मीरा, इस गांव के लोग तो मुझे चोर ही समझ रहे हैं। सबने मुझे खाना देने से मना किया है। लगता है हमें दूसरे गांव ही जाना होगा। पर अभी शाम होने को आई है। आज रात यहीं पर सो जाते हैं। मैं देखती हूँ कि कोई फल मिल जाए खाने के लिए। कल सवेरे होते ही हम यहाँ से निकल जाएंगे। ऐसा कहकर मीरा कुछ फल ढूंढने लगती है। फल मिलते ही वो मुन्ना को खिलाती है और तालाब का पानी पीकर पेट भर लेते हैं। मुन्ना तालाब के पास ही खेलने लगता है। तब मीरा कहती है, बेटा मुन्ना, जरा संभाल कर बेटा, पानी से दूर खेलना। मैं थोड़ी देर आराम कर रही हूँ और तुम्हारे पिताजी भी फिर से गाँव गए हैं। अपना ख्याल रखना। हाँ माँ, आप आराम कीजिए, मैं पानी से दूर ही रहूंगा। मुन्ना वहीं पर खेलने लगता है। खेलते खेलते उसे छोटे छोटे 3 ट्रैक्टर तालाब के पास फेंके हुए दिखते हैं। उन्हें देखकर वो चकित हो जाता है और वो कहता है, अरे ये कितने छोटे छोटे ट्रैक्टर है, बड़े ही अजीब है, लेकिन बहुत प्यारे हैं। आखिर इन्हें यहाँ पर किसने फेंका होगा? ऐसा कहकर मुन्ना उन तीनों ट्रैक्टर को उठाकर उनके ऊपर लगा हुआ कचरा साफ करता है और उन ट्रैक्टर के साथ खेलने लगता है। लेकिन थोड़ी ही देर में चमत्कार हो जाता है। वो छोटे छोटे ट्रैक्टर देखते ही बड़े बड़े बन जाते हैं और उन ट्रैक्टर से देवता बाहर आते हैं और वो मुन्ना से कहते हैं, बेटा मुन्ना, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुम्हारी वजह से आज हम श्राप मुक्त हो गए हैं। आज से ये तीनों जादुई ट्रैक्टर तुम्हारे हैं बेटा। मुन्ना तीनों देवताओं को प्रणाम करते हुए उनका धन्यवाद करता है। देखते ही देखते देवता गायब हो जाते हैं। तब तक सुमित भी वहां आ जाता है और वो मीरा को जगाते हुए कहता है, अरे मीरा उठो, देखो तो जरा। हाँ जी, यहाँ अभी तक कोई ट्रैक्टर नहीं थे, पर ये कहाँ से आए, और वो भी 3-3। तब मुन्ना अपने माता पिता को सारी बात बताता है। तब उन तीनों जादुई ट्रैक्टर में से सोना, पैसे और हीरे निकलने लगते हैं। ये देखकर सुमित और मीरा बहुत ही खुश हो जाते हैं। सुमित कहता है, अरे मीरा, अब हमें गांव जा जाकर खेल दिखाने की भी कोई जरूरत नहीं है। देखो तो अब इन ट्रैक्टर से मैं अपना खुद का काम शुरू कर लूंगा और इन हीरे सोने पैसों से मैं लोगों की मदद भी करूंगा। सोना, हीरे और पैसा देखकर वो तीनों बहुत खुश हो जाते हैं। तब सुमित ही पैसों से गांव के लोगों की मदद करता है। तब वही औरत सुमित से कहती है, हम सब ने तुम्हारी मदद नहीं की थी, पर देखो आज तुमने ही हमारे बुरे वक्त में हमारी मदद की है। तुम्हारा जितना भी धन्यवाद करे उतना कम है। सारे गांव वाले सुमित से माफी मांगकर उसका धन्यवाद करते हैं। उस दिन के बाद से सुमित अपने परिवार के साथ उसी गांव में रहने लगता है। सुमित अपना घर बनाता है, मुन्ना को स्कूल में डालता है और एक खेत खरीदकर खेती भी करने लगता है और समय समय से गरीब लोगों की पैसों से मदद भी करता है। इस तरह से उन 3 जादुई ट्रैक्टर से सुमित की जिंदगी पूरी तरह से बदल जाती है।